हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विंग चैनल और मैं हूं आपकी सोशोलॉजी एजुकेटर सुजाता। आज हमारी बीए फिफ्थ सेमेस्टर की ये सेकंड यूनिट हम स्टार्ट करने वाले हैं और इस यूनिट से हम अपने जो सामाजिक विचारक हैं हमारे इस फिफ्थ सेमेस्टर में उनको शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हम यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने देखा है कि कैसे जो है समाज शास्त्र का उद्भव हुआ है, फ्रांस की क्रांति क्या थी, औद्योगिक क्रांति क्या थी और समाज शास्त्र कैसे कैसे प्रकाश में आया है, वो सब चीजें हम देख चुके हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही हो, आपको जो पढ़ाना है वो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो इसको हम अपने आगे बढ़ाते हैं। जो जो बच्चे जो एस्पिरेंट्स इस बार बीए फाइनल ईयर में हैं और आगे सोशियोलॉजी को अपना पोस्ट ग्रेजुएशन में मेन सब्जेक्ट रखना चाहते हैं, जिन्हें इस बार जो सिक्स सेमेस्टर में सोशियोलॉजी को अपना मेन सब्जेक्ट रखेंगे, वो अब थोड़ा ध्यान से पढ़ना शुरू करें, क्योंकि यहाँ से आपका बेसिक बनना शुरू हो जाता है और फिर आप एमए में जाते हैं और एमए के बाद अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं तो यही सब चीजें अगर आपने यहाँ ठीक से पढ़ी है तो फिर आपको वहां पर चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमारे पहले थिंकर की हम बात करने वाले हैं। ऑगस्ट कॉम्ट हमारे पहले थिंकर हैं और उनको समाज शास्त्र के पिता या समाज शास्त्र के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं। तो ऑगस्ट कॉम्ट का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? फ्रांस में। और इनके जो जन्म था वो किस समय हुआ था? ये इनका जन्म जो हुआ वो उस समय हुआ जब फ्रांस में बहुत ही ज्यादा उथल पुथल मची हुई थी, बहुत ही ज्यादा राजनीतिक और सामाजिक रूप से समाज में असमानताएं फैली हुई थी और समाज में मतलब स्थिति बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी। उस समय में जो है वो अगस्त कॉम्ट का जन्म होता है, क्योंकि आपको हमने पिछले लेक्चर में अपने देखा था कि कैसे फ्रांस की क्रांति जो है 1789 के अप्रॉक्स होती है और फिर वहाँ के राजा को मार दिया जाता है और फिर वहां पे कैसे जो है वो सरकार बनती है। ठीक है, हमने देखा था। तो हम इस लेक्चर में तो ऐसे समय में जो है अगस्त कॉम्ट का जन्म होता है और अगस्त कॉम्ट का जब जन्म होता है तो वो शुरू में जो है कैसे वो पहले अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ते हैं, फिर अर्थशास्त्र से जो है पहले गणित के बारे में पढ़ते हैं। गणित से, क्योंकि यही विषय पहले महत्वपूर्ण थे, गणित, आपका भौतिकी, रसायन विषय को ज्यादा ध्यान दिया जाता था। तो कैसे उन अपने जो प्राकृतिक विज्ञान है उनसे कैसे इनका जो झुकाव है वो एक सामान्य विज्ञान की तरफ हुआ, वही सब चीजें जो है अगस्त क्रांति के जीवन के लिए हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसमें क्या था कि जब उस दौर में जहाँ पर सब चीजों का जो है विज्ञान के तरीके से सब चीजें वैज्ञानिक ढंग से सभी चीजों की जब रिसर्च चल रही थी, तो ऑगस्ट कॉम्ट जो है वो उस समय विचार करते हैं कि समाज के जो उथल पुथल वाली जो स्थिति है, जो समाज में इस ढंग से तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं, क्यों समाज को भी ठीक उसी उसी वैज्ञानिक ढंग से पढ़ा जाए और समझा जाए। और इसके लिए समाज को पढ़ने के लिए वैसे तो हम समाज पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र में हम समाज पढ़ते हैं, राजनीति शास्त्र में हम समाज पढ़ते हैं, भूगोल में हम समाज पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन क्यों ना समाज को पढ़ने के लिए एक समाज के लिए एक अलग से विषय बनाया जाए और उस अलग से विषय में समाज को बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से, वैज्ञानिक तरीकों से समाज को पढ़ा जाए। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ऑगस्ट कॉम्ट क्या होते हैं कि ऑगस्ट कॉम्ट समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग करते हैं। समाजशास्त्र शब्द का जो कॉइन किया है, जो टर्म पहली बार यूज करी है, वो ऑगस्ट कॉम्ट ने ही यूज की है। कुछ किताबों में 1838 समय दिया हुआ है और कुछ किताबों में 1839 दिया हुआ है। अगर आपके एग्जाम जो है जो एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है तो आपको जैसे भी उसमें ऑप्शन के हिसाब से जाना है, 1838 दिया होगा आपको 1838 के साथ जाना है, या 1839 दिया होगा आपको 1839 के साथ जाना है। मोस्ट प्रोबेबली 1838 से माना जाता है। ठीक है, तो ऑगस्ट कॉम्ट ने इसे पहले जो है प्रारंभ में कॉम्ट ने इसे सामाजिक भौतिक का नाम दिया था, यानी कि क्योंकि वो दौर था जहाँ पर फिजिक्स बहुत ज्यादा अपनी चरम पे था, है ना, न्यूटन का लॉ आ गया था। और इससे पहले जो है वो चार्ल्स डार्विन अपना डार्विनिज्म का डार्विन की जो एवोल्यूशन थ्योरी है वो दे चुके थे। तो इस टाइम जो है ना जो साइंस है वो अपनी चरम पे था, मतलब अपने अपनी उसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट मोड पे था, बहुत तेजी से विकास हो रहा था साइंस में। फिजिक्स पे बहुत ज्यादा लोग ध्यान दे रहे थे। तो इन्होंने भी जो है समाज को पढ़ने के लिए जो इसका नाम रखा, वो क्या नाम रखा? वो इन्होंने नाम रखा सामाजिक
भौतिकी। तो पूर्व में जो नाम रखा गया था वो सामाजिक भौतिकी यानी कि सोशल फिजिक्स इसका नाम रखा गया था। लेकिन पहले ही इस नाम से ऑलरेडी एक जो है लेख प्रकाशित हो चुका था, तो बाद में इन्होंने इसका नाम बदलकर सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र कर दिया। तो पहली चीज तो ऑक्सफोर्ड के बारे में ये कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। समाजशास्त्र के पिता के रूप में, समाजशास्त्र के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। दूसरा, इन्होंने सबसे पहले जो है कौन सा टर्म किया था, तो सोशल फिजिक्स यानी कि सामाजिक भौतिकी का नाम दिया था। लेकिन बाद में इसे परिवर्तित करके इन्होंने समाजशास्त्र इसका नाम रख दिया था। ओके, अब हम बात करते हैं जो हमारे इस सेमेस्टर में हमें कौन कौन सी थ्योरी है, कौन कौन से सिद्धांत और उसको हमके पढ़ने हैं। तो हमें पढ़ना है तीन अवस्थाओं का सिद्धांत, लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस, और एक हमें पढ़ना है विज्ञानों का संस्करण, यानी कि विज्ञान कैसे कैसे आया और कैसे कैसे विज्ञानों का विकास हुआ, वो हमें पढ़नी है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस यानी कि तीन अवस्थाओं का सिद्धांत, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम्स के लिए। चाहे आप वो बीए में हो, आप एमए में हो, आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, आप पीजी की तैयारी कर रहे हो, या पीएचडी की तैयारी कर रहे हो, आप पीजीटी समाज शास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम, सभी में ऐसा कोई एग्जाम जहाँ पर ऑगस्ट कॉम से या जो हमारे क्लासिकल थिंकर्स हैं उनसे सवाल नहीं आते हैं। तो बात कर लेते हैं इनकी कुछ मेजर बुक्स की। कुछ जो इनकी बुक्स अक्सर जो एग्जाम में पूछी जाती है, मैंने स्टार्ट किया हुआ है ऑलरेडी। तो पॉजिटिव फिलोसफी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जो ऑगस्ट कॉम की है। अनदर इज इंट्रोडक्शन टू पॉजिटिव फिलोसफी, एक और है इंट्रोडक्शन टू पॉजिटिव फिलोसफी। प्रत्यक्षवाद का प्रवर्तक यही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहीं से जो है प्रत्यक्षवाद को इंग्लिश में कहता है पॉजिटिविस्टिक। पॉजिटिविस्टिक यानी कि पॉजिटिविज्म जो था वो कहाँ से आया था, वो यहीं से आया था। क्योंकि सबसे पॉजिटिविज्म क्या क्या मतलब होता है? पॉजिटिविज्म का मतलब ये होता है कि हम समाज को या हम इस विषय को भी साइंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। जैसे नेचुरल साइंस में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जैसे नेचुरल साइंस में प्रयोग करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, वैसा ही ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट जो है हम अपने समाजशास्त्र में भी करेंगे। तो इसीलिए इन्होंने शुरू में जो शुरुआत करी थी वो पॉजिटिविस्ट के साथ में करी थी, एकदम प्रत्यक्षवाद के साथ में करी थी। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। आज हम तीन अवस्थाओं का सिद्धांत लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस पढ़ने वाले हैं। तो कौन कौन सी स्टेजेस जो है वो अगस्त कॉम्प ने बताई है वो देख लेते हैं। तो कॉम्ट का विश्वास था कि मानव मस्तिष्क का विकास व्यक्ति के विकास के साथ साथ ही हुआ है। यानी कि जैसे जैसे व्यक्ति का विकास हुआ, कैसे हुआ? व्यक्ति का विकास बंदर से, आदि मानव से, कि आज एक इतना एक ऐसी मतलब एक इतना बुद्धिमान व्यक्ति जो बन गया है। तो ये क्या हुआ है? ये किसका विकास हुआ है? ये मानव का विकास हुआ है। तो ठीक वैसे ही विकास समाज का भी होता है। जैसे जैसे विकास किसका हुआ है? मानव का हुआ है। तो वैसे ही क्या विकास होता है? ये विकास किसका होगा? ये समाज का भी ऐसे हुआ है। जैसे बचपन से किशोर अवस्था और फिर वयस्क से वृद्ध, यानी कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है, बचपन से फिर वो अपने किशोर अवस्था में जाता है, टीनेजर स्टेज में जाता है, और फिर टीनेजर से कहाँ जाता है? टीनेजर से फिर एडल्ट में जाता है, और एडल्ट से फिर वापस से वो अपनी ओल्ड एज में जाता है। तो ये स्टेजेस आते हैं एक ह्यूमन की लाइफ में, एक मानव के जीवन में स्टेजेस आते हैं। ठीक वैसे ही स्टेजेस समाज में लिया है, और इन्हीं को उसने मानव चिंतन की तीन अवस्थाएं कहा है। तो पहले देख लेते हैं। पहली जो अवस्था है वो धर्मशास्त्रीय अवस्था है, जिसे थियोलॉजिकल स्टेज कहा जाता है। कौन सी अवस्था है? धर्मशास्त्रीय अवस्था यानी कि थियोलॉजिकल स्टेज। दूसरी है वो तत्व मीमांसा अवस्था है, यानी कि मेटाफिजिकल स्टेज है। और तीसरी जो है वो सकारात्मक अवस्था है, यानी कि पॉजिटिव स्टेज। धर्म शास्त्रीय अवस्था का मतलब, थियोलॉजिकल स्टेज का मतलब होता है कि इस समय समाज क्या था? एक एक अलौकिक शक्ति को मानता था। मतलब समाज के जो लोग थे वो एक सुपर नेचुरल पावर को मानते थे। उनका मानना था कि अगर जो है वो कुछ गलत कर देंगे तो ऊपर वाला, यानी कि सुपर पावर गॉड को मानते थे। किसे मानते थे? सुपर नेचुरल पावर का महत्व ज्यादा था कि अगर वो कुछ भी ऐसा गलत करते हैं तो उन्हें सजा मिलेगी। अगर किसी को चेचक हो जाता था, कोढ़ हो जाता था, हैजा हो जाता था, तो कहते थे कि इसके पापों की सजा मिल गई। तो समाज में जो है जो है पाखंड, अंधविश्वास बहुत ज्यादा था। और वो एक मतलब कोई ऐसी शक्ति मानते थे कि ऊपर वाला जो है, भगवान देवता जो है वो हमें हमारे पापों की सजा दे रहे हैं अगर हमें इस तरह की कोई बीमारी हो रही है। तो ये कौन सी शुरुआत थी? मानव जीवन की शुरुआत थी। मानव जीवन की जब शुरुआती का स्तर था, ये उस समय की बात है। इस समय जो सामाजिक इकाई थी वो क्या थी? परिवार थी। मेन क्या था?
परिवार था, बस हम परिवार तक सीमित थे, परिवार के लोग और लोग मतलब अपने लोगों तक सीमित रहते थे, ये सारी चीजें थी। अलौकिक शक्ति पर विश्वास करते थे कि भाई आप कुछ बुरा मत करो, क्योंकि कोई है ना, अगर रात हो रही है तो उसका मतलब कि उन्हें लगता था कि बस एक पृथ्वी ही है जो इस पूरी दुनिया में एक एक गोला है, बाकी और तो कुछ है ही नहीं। तो रात कैसे हो रही है, दिन कैसे हो रहे हैं, तो सब भगवान कर रहे हैं, उनका ये मानना था। ठीक है, तो अलौकिक शक्ति का महत्व बहुत ज्यादा था इस स्टेजेस पे, थियोलॉजिकल स्टेज। दूसरी स्टेज थी तत्व मीमांसा स्टेज, यानी कि मेटाफिजिकल स्टेज। मेटाफिजिकल स्टेज स्टेज का मतलब ये था कि मध्यकाल का समय है, यहाँ पर हम मिडिल एज में आ चुके हैं। और इसमें जो हमारी सामाजिक इकाई है, यानी कि थोड़ा सा हमारा स्तर बढ़ गया है, वो क्या बन गई है, वो राज्य बन गई। क्या बन गई है, वो राज्य बन गई। मेटाफिजिकल स्टेज में क्या होता था कि हमने प्रकृति का अमूर्त अस्तित्व स्वीकार कर लिया, यानी कि प्रकृति जो है वो एब्स्ट्रैक्ट स्टेज में है, यानी कि जो भी कुछ है संसार में वो प्रकृति की वजह से हो रहा है, ऐसा हमें मानने लगे थे। और मेटाफिजिकल स्टेज में क्या होने लगा था कि हम बहुत सारे धर्मों की जो है वो बहुलवाद, यानी कि बहुल धर्मवाद जो है समाज में आ गया था। सॉरी, डिफरेंट डिफरेंट काइंड जो रिलीजियस है वो समाज में आ गए थे। तो मेटाफिजिकल यानी कि हर किसी का अपना भगवान हो गया था, आप ये मान के चलिए, और प्रकृति को एक भगवान के रूप में सभी ने स्वीकार कर लिया था। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेज थी, मेटाफिजिकल स्टेज यानी तत्व मीमांसा अवस्था। थर्ड हमारी जो लास्ट है, जिसमें आज हम आधुनिक काल में औद्योगिक काल से जिसमें चले आ रहे हैं, वो है हमारी सकारात्मक अवस्था, यानी कि पॉजिटिव स्टेज। इसमें क्या था, इसमें अब व्यक्ति को तार्किक जो चीजें हैं वो आ गई, उनका बौद्धिक विकास हो गया है और वो तर्क वितर्क की बातें करने लगा है, और उसका तार्किक दृष्टिकोण बन गया है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझ में आने लगा है। अब उसके लिए दिन का मतलब ये नहीं होता कि भगवान ने दिन कर दिया था, नहीं। उसको पता है कि सूरज जो है पृथ्वी घूम रही है, सूरज के चक्कर लगा रही है, इसलिए रात दिन हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें, तारे ऐसे चमक रहे हैं, ठीक है, चांद क्या है, सूरज क्या है, पृथ्वी का परिक्रमण क्या है, ठीक है, जो प्राकृतिक चीजें हैं वो कैसे काम करती है, तो उसे सब चीजें समझ में आने लगी हैं। और अब ये जो अवस्था है वो सकारात्मक अवस्था है, यानी कि पॉजिटिव स्टेज, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण में, वैज्ञानिक अवस्था में समाज आ चुका है। और ये समाज भी, सामाजिक इकाई भी क्या बन गई है, अब हम परिवार को महत्व तो परिवार का है, लेकिन हमारे लिए राष्ट्र का और मानवता का महत्व बढ़ गया है। तो ये हमारी 3 अवस्थाओं का नियम था। तो वापस से देख लेते हैं एक बार, धर्मशास्त्रीय अवस्था, थियोलॉजिकल स्टेज, तत्व मीमांसा अवस्था, मेटाफिजिकल स्टेज, और आपकी सकारात्मक अवस्था यानी कि पॉजिटिव स्टेज की कौन बात करते हैं, ये हमारे अगस्टोनिक बात करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे विज्ञानों के संस्करण की। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। आप लोगों का साथ बने रहेगा, तभी आगे मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।